हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिनने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर 6 शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोग देखते ही हैं कि जिस प्रकार से ज्वालामुखी आ जाती है तो जो सतह है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, या फिर जो है नीचे की तरफ भी धंस जाती है। ये स्थल बने हुए हैं। ये है टेस्ट नंबर 6.1, जिसके बारे में बताया गया था। ये हो गया हमारा समुद्र, ये हो गया नदी का मुहाना। ठीक, तो जहां पे नदी का मुहाना होता है वहां पे इस प्रकार के डेल्टा बन जाते हैं। ठीक, इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है, ये जो आकृति आपको ट्रायंगल टाइप दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये है नदी का मुहाना। ठीक, जहाँ पे समुद्र में आके नदी अपना जल विसर्जित करती है। ये है जहां से नदी आके एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाती है कई सारी, तो ये जहाँ जो जिस गड्ढे नुमा आकृति में आके इकट्ठा होती है वो झील बन जाती है। ठीक है, तो ये पठार बना हुआ है। यहाँ पे ये सारी पर्वत श्रृंखला के बारे में दिखाया गया है। ये है पहाड़ी, ये है घाटी। देखिए, ये पहाड़ी है छोटी और पर्वत श्रृंखला होती है ऊंची, पहाड़ी से भी ऊंची। ये हो गया एक पर्वत। ठीक, ये है हमारा पूरा मैदान। ये है प्रायद्वीप, जो छोटा सा भाग अलग से निकला होता है, जो तीन ओर से समुद्र से गिरा है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक, और ये हो गई जल संधि, स्थल संधि। ठीक, ये है तट, ये है जल संधि, और ये है द्वीप छोटा सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है, तो वो हो गया हमारा द्वीप। ठीक, जल संधि जो तो जो जल निकायों को आपस में जोड़े, एक ये वाला जल निकाय और एक इधर एक जो जल निकाय दिखा रहे हैं वो, तो ये हो जाती है बीच में जल संधि। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी एक ये दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी कि 600 मीटर जो अधिक ऊंची ऊंचाई की होती है और जो खड़ी ढाल होती है वो उसको पर्वत कहते हैं। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं, तो हम लोग जानते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, इस प्रकार के जो पर्वत हम लोग जानते हैं वो सब काफी ऊंचे हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक, क्या है? बाह्य प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी है कि जिस तरीके से जो सतह है वह टूट कर जो है घिस जाती है। जैसे कि ये स्थल रूप है कोई, तो ये ऐसे 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 टूट जाता है। ठीक है, ऊपर ही जो है ये टूट के इसी जगह रहता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका अपरदन हो गया, ये क्योंकि ये टूट के बिखर गया। इस तरीके से कोई स्थल रूप ऊपर ऊपर टूट गया, किसके द्वारा? जल, वायु और बर्फ के द्वारा। ठीक, मतलब वायु के द्वारा जो उस पत्थर का जो गिरावट होती है या फिर वो बिखर जाता है। ठीक, उस तरीके से मिट्टी वगैरह बिखर जाती है तो वो अपरदन हो जाता है। ठीक, और एक जगह जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आ जाके एक तरफ इकट्ठा हो गई, इस तरीके से इकट्ठा हुई, तो इनका क्या हो गया? निक्षेपण। ठीक, ये तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। जब जहाँ पे किसी और जगह वो जाके एकत्रित हो जाती हैं और अगर वहीं पे अगर टूट के वहीं पे बिखरी हुई है टूट फूट के, तो वो है अपरदन। ठीक, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पर्वत की। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं पर्वत इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो गया जो शिखर है वो छोटा है और ये जो आधार है ये हो गया चौड़ा। यह यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, मतलब बादलों से भी ऊपर दिखाई देते हैं, बादल नीचे और पहाड़ ऊपर।
जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक, तो ये चीज आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। आप ऊपर जाने पे क्या होता है, जलवायु ठंडी हो जाती है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कुछ पर्वत पर हमेशा कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ठीक, वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ठीक, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। तो ये बच्चों के लिए है, एक पर्वत बनाने बनाने की प्रक्रिया दी हुई है। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए, कागजों को मेज पर रखिए और कागजों को अपने हाथों से दोनों तरफ दबाइए, कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आप जो है एक पर्वत बना लेंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जो एक रेखा के क्रम में जो पर्वत व्यवस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक, तो यहाँ लिखा है उसे श्रृंखला कहा जाता है। तो ये यहाँ देखें तो ये है वलित पर्वत। ठीक, हिमालय हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। ये भूपर्वतीय है और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे तनाव पड़ता है, बल पड़ता है, फोर्स पड़ता है और एक इधर फोर्स पड़ता है। ठीक, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ये वाला। ठीक, तो इससे क्या होता है, यहाँ से भी एक दबाव पड़ा, बल पड़ा, एक इधर से भी बल पड़ा। ठीक, तो ये जो वाला जो बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, इससे वलित पर्वत पर्वत का निर्माण होता है। तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत ही है। आगे देखते हैं, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है, फैक्ट है। हिमालय, आल्प्स और एंडीज। हिमालय कहाँ का है, एशिया का। आल्प्स है यूरोप का और एंडीज है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। चित्र 5.1। ठीक, इसमें यहाँ पे दिया गया, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक वलित पर्वत, अभी हमने बताया वलित पर्वत कैसे बनता है। एक है बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। ठीक, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो अरावली है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ठीक, कौन सी, अरावली। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस, ठीक, ये रूस के बारे में 5.1 में दिखाया गया है। तो रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन है यानी नॉर्थ अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है और जो रूस का यूराल पर्वत है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यूराल पर्वत कहाँ का है, रूस का। जो यूराल पर्वत है वो रूस और एशिया के बीच में सीमा भी बनाता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये किस प्रकार के, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो यानी कि अपलेशियन और यूराल ये दोनों भी वलित पर्वत हैं, अरावली भी वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मस्रोत पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, अगर कोई बहुत बड़ा भाग टूट गया, ठीक, और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो गया, ठीक, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ठीक, तो ब्रह्मस्रोत पर्वत का निर्माण हो जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हार्स्ट, ठीक, ये चीज आपको याद रखनी, हार्स्ट, तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन, ठीक, कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। किस तरह के, ब्रह्मस्रोत पर्वत के। ठीक, तो ब्रह्मस्रोत पर्वत कौन है, यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति देखिए। ठीक, तो आपको एटलस हमेशा साथ में रखना है और ये चीजें आपको देखते रहनी है तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक, जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ठीक, तो ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हो गए, आपका हो गया अफ्रीका का जो जो माउंट किलिमंजारो है। अगर देखा जाए तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का एक कंट्री है तंजानिया, वहां पे है माउंट किलिमंजारो जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और जापान में है फ्यूजियामा, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है।
ठीक, तो ये इनकी लोकेशन आपको मैप में जरूर देख लेनी है, ठीक, नहीं तो ये चीजें याद नहीं होंगी। लोकेशन हमेशा दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही नाम आया अफ्रीका का, जैसे ही नाम आया किलिमंजारो का, तो तुरंत दिमाग में वो चीज, वो मैप आ जाना चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैप आपको साथ साथ देखते हुए चलना है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है, ठीक। ये हम लोग चित्र एक देख लेते हैं। ये अभी जो हम लोगों ने देखा उत्खंड भ्रंश, और ये हो गई जो नीचे हुआ, नीचे वाला जो भाग है, जो नीचे की ओर धसा हुआ है, ये है द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन। और जो उत्खंड है, भ्रंश है, ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं हार्स्ट, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हार्स्ट, ठीक। तो ये क्या है, ये भ्रंशोत्तर पर्वत है। आगे देखते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग, ठीक, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? ठीक, तो ये चीजें आपको देखनी है, आपको जो है सर्च करनी है कि वहां पे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ये ये है, देखिए 6.4 में ज्वालामुखी पर्वत के बारे में दिखाया गया है। ये है एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक गड्ढा जो है नुमा आकृति होती है, जहाँ से ज्वालामुखी का जो वो है मैग्मा है वो निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है ज्वालामुखी, ये जो चीज निकल रही है ये है ज्वालामुखी के द्वारा जो राख, भाप और जो गैसें वगैरह निकलती हैं वो सब है, ठीक। ये है लावा, इसको बोलते हैं, ये सब लावा है। उसके बाद हो गया, यहाँ पे बन जाता है एक शंकु, ठीक। ये जो है ये पूरा एक शंकु के नुमा की आकृति है, और ये है यहाँ से भी कुछ लावा निकलता है। तो किनारों से निकलती पिघलती चट्टाने लावा कहलाती हैं। जो चट्टाने जो पिघल के बाहर निकलती हैं वही क्या है, लावा है, ठीक। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, ठीक। अत्यधिक दाब, अत्यधिक प्रेशर जितना लगता है तो उससे क्या होता है, मैग्मा निकलता है, और वो मैग्मा जो है बाहर निकलता है लावा के रूप में। आगे देखें पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ठीक। जो किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, ठीक। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा, ठीक। तो ये जो कंट्री है ये अफ्रीका की है, तो ये मैप में आपको देख लेनी है। केन्या, तंजानिया और युगांडा को आपको देखना है, और इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर बनाती है इससे, वो चीजें भी आपको गौर करनी है। पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। कैसे पुराने पठार है ये। तिब्बत का पठार, ये जो चित्र 5.1 में दिखाया गया है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो तिब्बत का जो पठार है उसकी जो ऊंचाई है वो माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर की जो ऊंचाई उसकी है, किसकी, तिब्बत के पठार की। तो जो तिब्बत के पठार है उसकी जो लोकेशन है ये आपको मैप में देखनी है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं, ठीक। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में, ठीक। तो इसकी लोकेशन भी आपको देख लेनी है। छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक। लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार में। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं, ठीक। यानी कि जो वाटरफॉल हैं
जो पठार है वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि वहां से जब नदियां गिरती हैं तो एक वाटरफॉल बन ही जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है, ठीक, एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है फैक्ट। लावा पठार काली मिट्टी की प्रचुरता होती है लावा पठार में, और वो उपजाऊ होती है और खेती के लिए भी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक पठार के बारे में दिखाया गया है। इस तरीके का पठार होता है, ऊपर से समतल होता है पूरा इस तरीके से। ठीक, खेल का नाम ये, इस खेल का नाम आप सबको पता ही होगा, वो आपको बताना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैदान के बारे में। पठार के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, 200 मीटर अधिकतम ऊंचाई उनकी होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यानी कि मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण। ठीक, तो ये जो लोकेशन है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की, और चीन में जो यांगसे नदी है उसके मैदान की लोकेशन आपको मैप में देखनी है। ठीक, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आगे देखिए, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक, तो जैसा कि जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पे काफी ऊबड़ खाबड़ चढ़ान ढलान चीजें होती है, तो वहां पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन मैदानों में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। तो उसकी तुलना में यहाँ मैदान का जो क्षेत्र का जो जीवन है वो सरल होता है। मैदानों में फसलें, ठीक, तो ये देखिए मैदान यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से समतल होता है, पानी की प्रचुरता होती है, पेड़ों की प्रचुरता होती है, खेती अच्छे से होती है। तो ये सब चीजें यहाँ दिखाई गया। तो हम लोग कहाँ थे? मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान तथा बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों को निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक, तो ये देखिए एक प्रदूषित नदी बारे में दिखाया गया कि ये यहाँ पे इस प्रकार से कूड़ा फैला हुआ है, तो जो है पूरी नदी दूषित हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी से बना एक पुल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए कितना ही खूबसूरत पुल लग रहा है ये। ठीक, और यहाँ पे है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया, तो इसको देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ठीक, तो ये जो लाइन है ये आपको नोट करके रख लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आपको अगर कहीं पे भी लिखने के लिए आता है तो इस चीज को आपको जरूर इसका इस्तेमाल करना है और ये लाइन जरूर आपको लिखनी है, तो इसको आप नोट करके लिख लो। ठीक, इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। ये है नंबर 1 में देखते हैं, चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक-एक वाक्य लिखिए। तो ये सब जो है बच्चों के लिए चीजें होती हैं। ये चित्र नंबर 1 है, इसके लिए आपको देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद ये एक यहाँ पे नाव की जो है रेसिंग हो रही है और यहाँ पे छोटे-छोटे जो है एक झोपड़ी नुमा जो आकृति बनी है, वहाँ पे रुकने, ठहरने या फिर एक पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे भी बच्चों के लिए यही काम दिया गया है, नव दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पे देखिए पहाड़ों में एक प्रकार से घर बने, यहाँ समतल मैदान है, यहाँ पे चाय वगैरह के बागान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे सीढ़ी-नुमा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सीढ़ी-नुमा एक खेती दिख रही है। आपका ये पहाड़ में जो है भेड़ें वगैरह चर रही हैं, यहाँ पे बर्फ पूरी छाई हुई है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के अभ्यास के लिए ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग का हो गया कंप्लीट। 6वां चैप्टर था ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप करके भी देख सकते हैं, लिख के देख सकते हैं, जिससे कि आपकी और भी समझ बेहतर हो। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया कंप्लीट, जो कि है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, यानी कि 7वां चैप्टर करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।